ही करी हुई है। तो जो भी अगर रिपीट कभी करना चाहे तो कर सकते। चलिए खैर, तो सर मैंने उसे देखने की कोशिश की थी किंतु चालू नहीं हो पा रहा था मेरे मोबाइल पे। नहीं नहीं, वो यूट्यूब पे है, वो तो हो जाएगा, वो लिंक से आप क्लिक ओपन करेंगे तो हो जाएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि मेथडोलॉजी जो वेबर बता रहे हैं वो आइडियल टाइप्स की मेथडोलॉजी बता रहे हैं। और आइडियल टाइप्स यानी आदर्श प्रारूप की जो मेथडोलॉजी है उसमें वेबर ने 4 तरीके के आइडियल टाइप्स बताए। यहाँ से हमारी बात शुरू होती है। वेबर 4 तरीके के आइडियल टाइप्स की बात करते हैं। पहला तो वेबर बताते हैं हिस्टोरिकल आइडियल टाइप्स, यानी जिनको कि वो ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप कहते हैं। दूसरा वेबर कहते हैं जनरल सोशियोलॉजिकल आइडियल टाइप, यानी जिनको वो सामान्य समाजशास्त्रीय आदर्श प्रारूप कहते हैं, यानी जनरल सोशियोलॉजिकल आइडियल टाइप। ठीक है। चौथा बताते हैं एक्शन आइडियल टाइप, एक्शन आइडियल टाइप। और चौथा है स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप। ये 4 तरह के आइडियल टाइप्स जो है मैक्स वेबर बताते हैं। और इसीलिए ये चारों आइडियल टाइप्स अलग अलग तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं आदर्श प्रारूप जो हम बना रहे हैं उनके लिए हम 4 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम हिस्टोरिकल आइडियल टाइप्स बनाएं, जो कि पुराने समय में चलते थे, कि किसी पुरानी घटना को किसी पुराने संदर्भ में ले जा करके अगर हम उसे आइडियल टाइप्स बनाएं। जैसे हम जब कहते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली इसलिए बेहतर थी कि उसमें गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था चलती थी, तो हम उसे इसीलिए बेहतर मानते हैं। और इस तरह का जो आइडियल टाइप है वो हमारा हिस्टोरिकल आइडियल टाइप है। दूसरा है एक्शन आइडियल टाइप, यानी जो किसी एक्शन किसी प्रेरणा से आकर के किया जा रहा है, ये जो आपका एक्शन आइडियल टाइप है, जो किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के किया जा रहा है, किसी जो है क्रिया से भावनाओं से प्रेरित है, उसे हम एक्शन आइडियल टाइप की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा है जनरल सोशियोलॉजिकल आइडियल टाइप, जो कि समय से परे है, और मैक्स वेबर इसी की बात करते हैं, जो कि समय से परे है और सभी समयों में या फिर सभी प्रकार के टाइम्स में एग्जैक्टली फिट हो जाता है। जैसे कि नौकरशाही, जिसकी बात मैक्स वेबर ने भी करी है। तो नौकरशाही इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सभी प्रकार के समाजों में रही है और आधुनिक समाजों का तो वो लक्षण ही है। और लास्ट होता है स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप। स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप्स मीन्स द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल एक्शन, यानी किसी भी सामाजिक क्रिया के कारण और परिणाम, ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप। यानी जो संरचना है कार्य की, जो संरचना है क्रिया की, उसके कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है। ये 4 प्रकार के आइडियल टाइप्स वेबर बताते हैं। ये आइडियल टाइप्स नौकरशाही की जब हम बात करते हैं तो नौकरशाही के आइडियल टाइप्स हमने पढ़े थे, जिसमें कि स्पष्ट संस्तरण होना चाहिए, सब कुछ लिखा पढ़ी नियमों के आधार पर चलनी चाहिए, सब कुछ जो है कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ कंपटीशन होना चाहिए, और जो है कुछ जो भी लोग उसमें आए वो ट्रेनिंग के द्वारा आए, एक डिसिप्लिन हो, एक रिकॉर्डिंग हर चीज़ की होनी चाहिए, हर चीज़ एक रिकॉर्ड में हो। तो यानी ये कुछ चीज़ें बताते हैं मैक्स वेबर जो कि आइडियल टाइप्स के लिए ज़रूरी और जिम्मेदार हैं। इसके आगे आइए देखते हैं अपना अगला टॉपिक। मैक्स वेबर जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए और जिस चीज़ के लिए मैक्स वेबर को आज भी याद किया जाता है वो आइडियल टाइप तो है ही, साथ ही साथ मैक्स वेबर ने वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी के बारे में बताया। अब ये वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी क्या है? वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, जिसके बारे में हम लोगों ने बात भी करी थी स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी का मतलब है मूल्य मुक्त समाजशास्त्र। यानी जब हम रिसर्च करें तो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होकर करें। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम रिसर्च कर रहे हों तो उसमें किसी भी तरीके के मूल्यों का हस्तक्षेप ना हो, हमारी भावनाएं आड़े ना आए, क्योंकि अगर हमारे भावनाएं आड़े आएंगी तो फिर जो है वो रिसर्च ऑथेंटिक नहीं रह जाएगा, रिलायबल नहीं रह जाएगा। और जिस वजह से मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, यानी एक इस प्रकार के समाजशास्त्र की रचना करें जिसमें कि मूल्यों की बात ना हो। दूसरी बात, वैल्यू और रिसर्च में या फिर किस तरीके से समानता है, क्या करें, तो इसके लिए मैक्स वेबर एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं। जो टर्म्स हैं सारे ये आपको ध्यान रखने हैं, जिसको कि वो कहते हैं वैल्यू रिलेवेंस। वैल्यू रिलेवेंस यानी मूल्य प्रासंगिकता। मूल्य यानी जहां पर जिस मूल्य की जरूरत है वहां पर हम उस मूल्य का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन
उसको अपने रिसर्च के आड़े नहीं आने देंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। दूसरी एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि, और कई बार पीजीटी के पेपर में पूछा भी जाता है ये, कि एक सब्सटेंटिव सोशियोलॉजी। अब हिंदी में इसको क्या कहेंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। सब्सटेंटिव सोशियोलॉजी, ये विशिष्ट समाजशास्त्र ऐसा करके कुछ होता है, फिलहाल मैं एग्जैक्ट हिंदी आपको बता दूंगा। सब्सटेंटिव सोशियोलॉजी जो है वो सबसे पहले वेबर इसके बारे में बात करते हैं कि सब्सटेंटिव सोशियोलॉजी क्या है। अब सब्सटेंटिव सोशियोलॉजी क्या है भाई? सब्सटेंटिव सोशियोलॉजी कोई भी वो सोशियोलॉजी है या फिर समाजशास्त्र की वो शाखा है जो कि इंडिविजुअल्स में इंटरेस्ट रखती है ना। कि वेबर इज इंटरेस्टेड इन व्हाट इंडिविजुअल्स डू एंड व्हाई दे डू इट। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो ध्यान दें यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहीं से फिनोमेनोलॉजी की बीज शुरू हो रहे हैं, दीपाली ध्यान देना। यहीं से फिनोमेनोलॉजी की बीज पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जहां पर वेबर टॉक्स अबाउट सब्सटेंटिव सोशियोलॉजी एंड ही सेज कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट इंडिविजुअल्स डू एंड व्हाई दे डू इट। बात समझ में आ रही है कि जब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से फिनोमेनोलॉजी यानी घटना क्रिया विज्ञान एक इंपॉर्टेंट विषय है, एक इंपॉर्टेंट शाखा है समाजशास्त्र की, तो घटना क्रिया विज्ञान में तो हम यही बात कर रहे हैं कि कर्ता ऐसा क्यों कर रहा है, उसको करने के पीछे क्या कारण है, कर्ता ऐसा क्यों सोच रहा है, या ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या मेंटालिटी है, उसकी जो क्या बोलते हैं, जो उसकी सीडिंग हुई है उस कॉन्सेप्ट की। इसीलिए कई बार ये डिबेट होती है इंटेलेक्चुअल्स में कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द अल्फ्रेड शुड्स फिनोमेनोलॉजी देन यू हैव टू अंडरस्टैंड मैक्स वेबर्स मेथोडोलॉजी फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको मैक्स वेबर की मेथोडोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। मैक्स वेबर की जो मेथोडोलॉजी है वो सब्सटेंटिव सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, और सब्सटेंटिव सोशियोलॉजी यही कह रहा है कि जो करता है, जो एक्टर है, जो क्रिया कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी सीडिंग्स में हम जाएं और ये फाइंड करें कि भाई कर्ता क्रिया कर क्यों रहा है। क्योंकि सोशियोलॉजी इज अ साइंस जो कि बात करता है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग के बारे में, यानी व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बारे में, जिसके लिए हम लोग वर्स्टेहन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, कल बात हुई थी इस बारे में हालांकि। वर्स्टेहन क्या है? वर्स्टेहन किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का, किसी भी चीज का को बताने का, व्याख्या करने का, जिसको हिंदी में हम व्याख्यात्मक बूझ या फिर व्याख्यात्मक समझ कहते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि ये जो व्याख्यात्मक समझ है, इसी के पहले एक ट्रेडिशन और चल रहा था बच्चों, जिसको कि हम कह रहे थे हर्मेन्यूटिक्स। हर्मेन्यूटिक्स बेसिकली लिटरेचर और साहित्य के विषयों में देखा जा रहा था। हर्मेन्यूटिक्स की शुरुआत होती है विलियम डिल्थे से, कुछ नाम है मोटे मोटे यहाँ पर, इसीलिए मैं उस दिन भी कह रहा था कि मैक्स वेबर काफी लेंदी हो जाएगा, तो सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखते चलेंगे। मैक्स वेबर अपनी जो वर्स्टेहन वो बताते हैं, या जो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पहले हर्मेन्यूटिक्स चलता था, और हर्मेन्यूटिक्स चलता है लिटरेचर में, जिसका मतलब होता है व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट यू आर सेइंग। आपने क्या देखा और आपने क्या कहा। अच्छा, तो ये तो बात हो गई हर्मेन्यूटिक्स की, लेकिन मैक्स वेबर कहीं ना कहीं इसी के बीच की बात करते हैं, इसी से आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वर्स्टेहन इज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट यू आर सेइंग। आपने क्या देखा और आप क्या देख क्या रहे हैं और आप कह क्या रहे हैं, इसके बीच में जो ब्रिज का काम करता है, इसके बीच में जो सेतु का काम करता है, वो वर्स्टेहन है। क्योंकि भाई आप किसी घटना को देखते हैं और देखते ही देखते आप थोड़े बोलने लगते हैं, फिर आप उस घटना को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं किसी भी घटना को देखने के बाद जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेते हैं, और जब पूर्व ज्ञान का सहारा लेते हैं वहीं पर उसे हम वर्स्टेहन कहते हैं। तो खैर वापस आते हैं, तो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस कंसर्निंग इटसेल्फ विद द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम व्याख्यात्मक समझ के बारे में या फिर इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल एक्शन एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल एक्शन। क्योंकि जो समाजशास्त्र है, मैंने आपको पहले दिन बताया था, समाजशास्त्र का काम क्या है? कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगाना, यानी कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। तो जो कार्य कारण संबंध हैं, जो कि घटना का कारण क्या है, वो घटना का कार्य क्या है, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता,
तो यानी जो कार्य कारण संबंध हैं उनके बारे में मैक्स वेबर पता लगाना चाहते हैं। एंड इसीलिए वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी शुड बी अ साइंस। सोशियोलॉजी क्योंकि सोशियोलॉजी शुड बी कनेक्टेड विद कॉजलिटी। ये भी एक टर्म आप कहीं साइड में स्टार बना करके लिख लीजिएगा, कॉजलिटी। कॉजलिटी का मतलब वही होता है जो मैंने आपको बताया, कार्य कारण संबंध या कारणवादी व्याख्या, इसे आप कह सकते हैं बहुत सरल भाषा में। तो कारणवादी व्याख्या का मतलब ही यही है कि किसी घटना को आपने देखा और आपने कहा कैसे, या आपने एक्सप्लेन कैसे किया, है ना। और इसीलिए मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र का काम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है, या व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की जो बात निकलती है वो यहीं से निकलती है। बात समझ में आ रही है यहां तक? यस सर। मनु जी बहुत जटिल तो नहीं हो रहा है? मनोज नहीं नहीं सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब बस मैं किसी को अगर कुछ कहीं से भी जटिल लग रहा होगा, थोड़ा सा कि ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो रोकेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी कनेक्टिंग चलूँ, जिससे कि चीज़ें कनेक्ट होती रहें, कहीं पर भी लैप्स ना हो। तो आप भी कनेक्ट करते रहिए कि कहाँ जहाँ से जो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। हर्मेनेटिक्स से वेस्टहन कनेक्ट है, वेस्टहन से सब्सटैंटिव सोशियोलॉजी कनेक्ट है, सबसे सब्सटैंटिव सोशियोलॉजी कॉजेलिटी से कनेक्ट है, और कॉजेलिटी जो है आपका वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी से कनेक्ट है। तो इस तरह से सारा जो एक थियरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर थियरी की सबसे खास बात है यार कि अगर थियरी एक बार समझ में आ गई ना, फिर वो ज़िंदगी में कभी भूलती नहीं है। मैंने मैक्स वेबर पढ़ा होगा, हालांकि कई बार, 3-4 बार पढ़ा होगा, और पढ़ाया होगा कम से कम 50 बार अब तक। और लेकिन मुझे कभी पढ़ने से पहले पढ़ाना नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार थियरी समझ में आ गई। एक बार अगर आपने थियरी ढंग से पढ़ ली तो फिर वो चीज़ें दिमाग से नहीं उतरेंगी। और कोई भी थियरी, मैक्स वेबर ही नहीं, थियरी के पीछे सारा खेल ही यही है कि अगर आपको थ्योरी बस एक बार पल्ले पड़ जाए, एक बार दिमाग में बैठ गई, कनेक्ट कर ली, फिर वो नहीं भूलेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी और सब्सटैंटिव सोशियोलॉजी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मूल्य मुक्त समाजशास्त्र की बात कौन करता है। तो मूल्य मुक्त समाजशास्त्र यानी वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की बात मैक्स वेबर करते हैं, या मूल्य प्रासंगिकता की बात कौन करता है, तो मैक्स वेबर करते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। आगे देखते हैं। अगली जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैक्स वेबर के सारे ही कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मैक्स वेबर का स्ट्रैटिफिकेशन। मैक्स वेबर का स्ट्रैटिफिकेशन या स्ट्रैटिफिकेशन थियरी ऑफ मैक्स वेबर। मैंने आपको स्ट्रैटिफिकेशन तो बताया था, वीडियो भी भेजी थी आशीष सर की, तो वो आपने देखी होगी। मैक्स वेबर का जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था मैक्स वेबर के इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड में कि जहां से कार्ल मार्क्स अपनी बात को खत्म करते हैं, मैक्स वेबर अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं। और इसीलिए मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी बात वहीं से उठा रहे हैं जहां से कार्ल मार्क्स छोड़ के गए थे। तो वेबर ने सिर्फ, क्योंकि, और यहां पर आप देखेंगे किस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए। कार्ल मार्क्स टॉक्स अबाउट ओनली इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। कार्ल मार्क्स केवल हर घटना की व्याख्या आर्थिक आधार पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, इकोनॉमी ही तो है भैया वो चीज जो सारी चीजें डिटरमाइन कर रही है, बाकी तो सब बेकार है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इकोनॉमी है। लेकिन वेबर कह रहे नहीं, यहां पर आप थोड़ा सा रुकिए। वेबर कह रहे हैं कि केवल आर्थिक आधार ही नहीं बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं। और यहीं पे बात आती है बच्चों मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी की। अब आप देख रहे हैं कितने सारे कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। मल्टी डायमेंशनल सोशियोलॉजी यानी बहुआयामी समाजशास्त्र। वो कहते हैं कि बहुआयामी होना चाहिए इसका अध्ययन, यानी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। क्योंकि जब हम क्लास की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि अगर हम आपसे यहाँ पर पूछें कि एक तरफ हम मार्क्स का नाम लिखें और एक तरफ हम वेबर का नाम लिखें, तो मार्क्स के क्लास में और वेबर के क्लास में क्या अंतर है? क्योंकि वर्ग की बात तो दोनों कर रहे हैं, तो दोनों के वर्ग में क्या अंतर है? तो जो मार्क्स का वर्ग है वो बात करता है आर्थिक आधारों की, है ना। मार्क्स का वर्ग बात करता है केवल आर्थिक आधारों की। लेकिन जो वेबर का वर्ग है, जो मैक्स वेबर का वर्ग है, वो सिर्फ आर्थिक आधारों की नहीं बल्कि सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, इन सभी आधारों के बारे में चर्चा करता है। और इसीलिए मैक्स वेबर यहाँ पर एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो वर्ग है, जो क्लास है,
वो कोई समुदाय नहीं है, पहली तो बात आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वो एक ग्रुप है। आप अगर उसे एक समुदाय कहेंगे तब तो वो एक जैसा हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से कॉन्सेप्ट रिलेट होते हैं। अगर आप क्लास को एक समुदाय कह देंगे, दैट मीन्स देयर इज अ होमोजेनिटी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समुदाय में तो जनरली वी फीलिंग होती है, होमोजेनिटी होती है, एक जैसे लोग होते हैं, एक जैसी चेतना होती। लेकिन वेबर कह रहे नहीं, वो एक समुदाय नहीं है बल्कि एक समूह है। समूह कैसे है? क्योंकि एक जैसी क्रियाएं करते हैं, वो सभी लोग एक जैसी क्रियाएं करते हैं। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब भी वर्ग की परिभाषा आएगी, और अगर वो परिभाषा कार्ल मार्क्स की है, तो कार्ल मार्क्स की परिभाषा होती है कि जब एक ही वर्ग के लोग एक जैसी आजीविका उत्पादन के साधन में लगते हैं, एक जैसे उत्पादन के संबंधों में लगते हैं, तब हम उन्हें एक वर्ग कहते हैं। या वे सभी लोग जो एक ही तरीके की आजीविका कमाते हैं, एक ही तरीके से पैसे कमाते हैं, या एक ही तरीके का काम करते हैं, उन्हें हम एक वर्ग कहते हैं। लेकिन वेबर का वर्ग क्या है? वेबर कह रहे हैं कि वे सभी लोग एक समूह हैं जो कि एक समान क्रियाएं करते हैं और जिनके पास एक जैसी लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल है। फिर दो नए टर्म मिल गए आपको, आइए देखते हैं ये क्या है। मैक्स वेबर कहते हैं कि जब भी हम वर्ग की चर्चा करेंगे बच्चों, तो वर्ग के लिए हमारे पास तीन चीजें होना जरूरी है, या तीन दशाएं होना जरूरी है, या तीन रिक्वायरमेंट्स होना जरूरी है, जो भी आप लिखें, तीन दशाएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली चीज वो बताते हैं कॉमन लाइफ चांसेस, कॉमन लाइफ चांसेस यानी एक जैसे जीवन अवसर। अब देखो, इन्होंने बहुत कोई नई बात थोड़ा ना बता दी जो कार्ल मार्क्स नहीं कह पाए थे। कार्ल मार्क्स ने भी तो यही कहा था, जिनके पास एक जैसे लोग होते, एक जैसा पेशा होता है, उनका वो सब लोग एक वर्ग कहलाते हैं। मैक्स वेबर कह रहे हैं कि जो एक जैसे लाइफ चांसेस शेयर करते हैं, जो एक जैसी जीवन अवसर शेयर करते हैं। अब जीवन अवसर क्या है भाई? मेरे पास भी आईफोन है और तुम्हारे पास भी आईफोन है, तो जिनके पास आईफोन है वो सभी लोग कौन हो गए? एक क्लास के हुए ना, वो सभी लोग एक क्लास के हो गए। या जो भी लोग उस पूरी ग्रुप में, जो कि सब एक दूसरे से किसी एक जीवन अवसर के आधार पर जुड़े हुए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास भी सेम कार है, मेरे पास भी सेम कार है, तो ये सब लोग एक वर्ग के हो जाएंगे। यहीं पर मैक्स वेबर कह रहे हैं कि पहली तो बात हो गई कि कॉमन लाइफ चांसेस, एंड द सेकेंड पॉइंट इज सोर्स ऑफ इनकम। मैक्स वेबर की बात भी शामिल कर ली, उनको भी काटा नहीं। सोर्स ऑफ इनकम, तो जो सोर्स ऑफ इनकम है यानी जो आय का स्रोत है, वो भी एक जैसा है। आय का स्रोत कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। जितने लोगों का आय का स्रोत एक जैसा होगा, वो लोग एक जैसे वर्ग में आएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है क्लास सिचुएशन। थर्ड पॉइंट है क्लास सिचुएशन, यानी वर्ग परिस्थिति। क्लास सिचुएशन, वर्ग परिस्थिति या वर्ग स्थिति। अब यहां पर ध्यान देंगे कि क्लास सिचुएशन की जगह पर जिस शब्द को हम ध्यान रखेंगे वो है स्टाइल ऑफ लाइफ या फिर लाइफ स्टाइल। जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। स्टाइल ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं और लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं। याद करने के लिए आप लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल दो टर्म याद रखेंगे। तो जो स्टाइल ऑफ लाइफ है, अब यहां पर मैक्स वेबर कहते हैं कि दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो लाइफ स्टाइल केवल पॉलिटिकल हो। इट कैन बी सोशल, इट कैन बी कल्चरल, इट कैन बी पॉलिटिकल। भाई, जिस व्यक्ति की स्थिति है, जरूरी थोड़ी वो केवल पैसा कमाए। हो सकता है वो राजनीति करे, हो सकता है वो नाच गाना करे, हो सकता है वो कोई और काम करे। तो यानी कि वो केवल जो है एक जैसे जीवन अवसर में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक जैसे जीवन उत्पादन के साधन भी एक जैसे होंगे। उसके पास एक वर्ग हम उसे तब कहेंगे जब उसके पास ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कॉमन लाइफ चांसेस, उसका सोर्स ऑफ इनकम और क्लास सिचुएशन। जब ये तीन चीजें होंगी तब हम उसे एक वर्ग कहेंगे। अब यहां पर देखते हैं, वो कह रहे हैं कि केवल वो इकोनॉमिक नहीं है बल्कि पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरल भी है। अच्छा, वेबर में एक और खासियत है कि वो इस वर्गों के बदलाव के लिए, यानी जब वर्ग बदलेंगे, वेबर कभी भी क्रांति का समर्थन नहीं करते हैं। वेबर कह रहे हैं कि क्रांति नहीं आनी चाहिए। भाई देखो, ये तो बात गलत है, क्रांति का समर्थन नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत में वो कह रहे हैं कि समाज में जो क्रांति आएगी वो किसके द्वारा आएगी? मध्य वर्ग के द्वारा। अब ये बातें जितनी भी हम बता रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी से आपके 3 से 4 थिंकर आएंगे जो कि मैक्स वेबर को कनेक्ट करेंगे, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो वेस्टर्न हो,
चाहे वो मॉडर्न हो और चाहे पोस्ट मॉडर्न हो। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मैक्स वेबर बहुत ढंग से पढ़िएगा, कुछ भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिएगा जहाँ पर भी रोक करके, लेकिन जब जो भी टर्म आ रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनते चलिए। तो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि क्रांति कौन लाएगा? मध्य वर्ग लाएगा। यानी इसी के साथ साथ हमें एक बात और पता चली कि मैक्स वेबर जो है मिडिल क्लास को इंपॉर्टेंट देते हैं, ना कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं जो सर्वहारा वर्ग है वो एकदम पागल हो जाएगा एक दिन, वो एकदम क्रांति कर देगा। ये सब बातें नहीं, यूटोपियन बातें नहीं कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मध्य वर्ग है वो बदलाव लाएगा, और इन मध्य वर्गों की सहायता कौन करेगा? अभी आपने पीछे पढ़ा, इन मध्य वर्गों की सहायता करेंगे ब्यूरोक्रेट्स, जो आपके नौकरशाह हैं, जो कि आपका सपोर्ट कर रहे हैं समाज में, जो कि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि एक आदर्श व्यवस्था है नौकरशाही, उस वो आपका सपोर्ट करेंगे, तब जाकर के क्रांति आएगी और तब जाकर के परिवर्तन आएगा। और इसी के द्वारा वी कैन मेक अ बेटर सोसाइटी, हम एक बेहतर समाज की रचना कर सकते हैं। अच्छा जी, और 3 तरीके की सत्ता हमने पढ़ी ही थी कि रैशनल अथॉरिटी और जो है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये 3 तरीके की चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। तो इसीलिए मैक्स वेबर कह रहे हैं कि हमें बहुत ऐसी बात नहीं करनी है जो कि एकदम हवा में हो या फिर बहुत यूटोपियन टाइप की हो। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। एक सभी पे कल्याणी, सपना, काजोल क्लियर एकदम? यस सर। चलो ठीक है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये समझ में आया कि नहीं, अगली बार मैं इससे सवाल पूछूंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका मतलब सक्षम रहें इस बात को बताने में। चलिए, अब ये तो हो गई 3 टाइप की अथॉरिटी जो कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी। सबसे पहले आती है आपकी ट्रेडिशनल यानी परंपरागत सत्ता, और मैंने आपको बताया था कि शक्ति के वैध स्वरूप को ही सत्ता कहते हैं। ये शक्ति क्या है? किसी भी दूसरे व्यक्ति की इच्छा ना होने पर भी अपना काम करा लेने की क्षमता शक्ति कहलाती है। और जब यही शक्ति पूरी तरीके से वैध हो जाती है, यानी शक्ति के वैध स्वरूप को ही सत्ता कहते हैं। जो लेजिटिमेट पावर है इज कॉल्ड अथॉरिटी। तो जो सबसे पहली बताते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बाद दूसरी है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के बाद तीसरी है रैशनल लीगल अथॉरिटी। रैशनल लीगल, ट्रेडिशनल को हिंदी में हम कहते हैं परंपरागत, ये तो आप सब जानते होंगे। कैरिस्मेटिक को हम कहते हैं चमत्कारिक, और रैशनल लीगल को हम कहते हैं तार्किक या फिर संवैधानिक। ठीक है, अच्छा जी, ये तो बातें ठीक है, लेकिन मैक्स वेबर इसमें खास बात ये बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी केवल तभी तक रहती है जब तक उसका लीडर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई बहुत बड़ा नेता है या कोई बहुत बड़ा बाबा है, तो उसकी अथॉरिटी कब तक रहेगी? जब तक वो बाबा जिंदा है। हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा बाबा होगा तो उसकी अथॉरिटी उस मरने के बाद तक रहेगी। मरने के जो है सॉरी, ये ट्रेडिशनल है, आई एम सॉरी, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है ये परंपरागत चलेगी। किसके द्वारा? जब लीडर होगा उसके कुछ फॉलोअर्स होंगे, उसके कुछ फॉलोअर्स उसको प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल साईं बाबा, ठीक है। अब यहां पर मैं कैसे इसको कनेक्ट कर रहा हूं ये आप देखिएगा। साईं बाबा एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी थे। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, अगर किसी कोई साईं बाबा में मानता है तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल उसकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, ठीक है। तो जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है मान लो साईं बाबा की, अब कैरिस्मेटिक अथॉरिटी चली, बहुत फेमस हो गई, बहुत फेमस हो गई, बहुत फेमस हो गई। वो इतनी फेमस हो गई कि वो एक लंबे पीढ़ी तक और लंबे समय तक चलने लगी। अब जब ट्रेडिशनल अथॉरिटी में वो कन्वर्ट हुई, यानी कि जो लीडर्स थे उन्होंने क्लेम किया, फॉलोअर्स ने क्लेम किया, और ऐसा नहीं कि वहां पर कोई रैशनल सिस्टम है कि कोई वो आपको दिखा देंगे, देखो देखो ऐसे होता है, कॉजल इफेक्ट रिलेशन ये है, ये है, ये है, ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ये मान करके आपको बता देंगे हाँ ऐसा होता है, बस ऐसा हो रहा है, और हमें ये नहीं पता कैसे हो रहा है, बस हो रहा है। तो वो कैरिस्मेटिक, वो आपकी होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली जो अथॉरिटी है वो आपकी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। जैसे कोई मूवी स्टार है, कोई फिल्म स्टार है, कोई बहुत बड़ा नेता है। मजे की बात यह है कि वेबर कहते हैं जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है वो प्रायः जो करिश्माई व्यक्ति होता है उसी के जिंदा रहने तक होती है, उसके बाद नहीं होती है। जैसे हम कहें
कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है जो मर गया तो जब तक वो था भैया तब तक बात अलग थी, जब से वो गया है तब से उसमें उन लोगों में वो बात नहीं। अरे भाई इनके शुरुआती दौर को देखो, इनकी पुरानी पीढ़ियों को देखो। यानी हम क्या करते हैं, हम उस कैरिस्मेटिक अथॉरिटी में जो मेन व्यक्ति होता है उसको टारगेट करते हैं और उसी को हम मानते हैं, उसे हम कैरिस्मेटिक अथॉरिटी कहते हैं। और रैशनल लीगल तो आपको पता ही है। मजे की बात यह है कि वेबर कहते हैं कि जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है और जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, जो रैशनल अथॉरिटी है, इनमें लगातार क्या चलता रहता है, रूटिनाइजेशन चलता रहता है। रूटिनाइजेशन चलता रहता है। रूटिनाइजेशन का मतलब है ये चक्र चलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। भाई मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल वाले लंबे समय तक, करिश्मेटिक वाले लंबे समय तक चलेंगे तो ट्रेडिशनल में बदल जाएंगे, ट्रेडिशन बहुत लंबे समय तक चलेगी तो हो सकता है रैशनल लीगल बन जाए। मैक्स वेबर यहां पर कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा इसमें पावरफुल अथॉरिटी है वो तो करिश्मा वाली ही है। काहे कि कैरिस्मेटिक अथॉरिटी पे लोग सबसे ज्यादा पागल होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी तरीका है। और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी ड्रास्टिक चेंज लाती है, ड्रामेटिक चेंज लाती है और माइंड को कंप्लीटली बदल के रख देती है। यानी जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है वो बहुत ही जल्दी ऐसे काम कर देगी, या मतलब जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, है ना। अच्छा जी, लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि जैसे ही लीडर मरता है वो खत्म हो जाती है। हो सकता है वो संस्था चले, लेकिन जैसे अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, वो कौन जो बड़े वो थे, बाल ठाकरे, राज ठाकरे कौन था, जो भी थे, वो जब मरे तब तक शिवसेना बहुत अच्छी चली, उसके बाद आप दशा देख ही रहे हैं। तो यानी कि लंबे जो लीडर है, जो कैरिस्मेटिक लीडर है, उसके जिंदा रहने तक, उसके जीवित रहने तक वो चीजें लॉन्ग टर्म में चलती हैं। लेकिन एक बार जब वो नहीं रहता, जब करिश्मा खत्म हो जाता है, जब चमत्कार खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है, वो अगर वो मान लो बहुत ही कैरिस्मेटिक है तो ट्रेडिशनल में वो चीजें कन्वर्ट होने लगती हैं। यहां पर जब हम बात करते हैं रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा की, या फिर जो है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इन रियल वर्ल्ड की, यानी वास्तविक दुनिया में क्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम तीनों का कॉम्बिनेशन देखें? तो मैक्स वेबर कहते हैं हाँ, इट कैन बी हैपन, इट कुड बी हैपन, ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैक्स वेबर एग्जांपल देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का। अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। मजे की बात यह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनमें ये तीनों तरह की अथॉरिटी पाई जाती थी। कैसे, आइए देखते हैं। पहली तो बात, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, यानी लगभग 20 सालों के लिए 4 बार राष्ट्रपति बने। तो अब आप देखेंगे कि अगर ये 4 बार राष्ट्रपति बने तो क्या ये राष्ट्रपति बनना रैशनल लीगल अथॉरिटी है? जी हाँ, बिल्कुल है। अब अगर एक बार तो आदमी बन नहीं पा रहा, वो 2 बार बने, 3 बार बने, 4 बार बने, लगातार 4 बार राष्ट्रपति बनना, तो इसका मतलब कुछ खास बात तो होगी, उनमें भाषण अच्छा दे लेते होंगे, तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी हो गई इसका मतलब। और जब बार बार 4 पंचवर्षियों से वही चीजें रिपीट हो रही हैं, 4 सेशन से एक ही चीज रिपीट हो रही, तो वही चीज ट्रेडिशनल भी बन गई। तो यहाँ पर मैक्स वेबर कहते हैं कि ये जो है अथॉरिटी होती है, ये तीनों एक आपस में इंटरचेंज करती रहती हैं, ये तीनों आपस में बदलती रहती हैं एक दूसरे से, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, ये लगातार चलता रहता है। ये इसी को हम रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा या फिर रूटिनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। यानी रियल वर्ल्ड में जिस तरीके की, वास्तविक दुनिया में जिस तरीके की सत्ता है, जिस तरीके की अथॉरिटी है, वो लगातार बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब बहुत लंबे समय तक चले, लेकिन जो है वो लगातार बदलती रहती, इंटरचेंज होती रहती वास्तविक दुनिया में। यहां तक बात एकदम क्लियर है? यस सर। ओके, आगे देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है वेबर का। वो है रैशनलाइजेशन। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जब हम दरखाइम को पढ़ेंगे तो हम मोरालिटी पर फोकस करेंगे, यानी दरखाइम फोकस करते हैं मोरालिटी पर, एंड मैक्स वेबर फोकस करते हैं रैशनैलिटी पर। रैशनैलिटी क्या है या रैशनलाइजेशन क्या है? मैक्स वेबर कहते हैं कि रैशनलाइजेशन बड़ा मुश्किल है,
और ये सच बताएं तो रैशनलाइजेशन को डिफाइन करना उससे भी मुश्किल है। रैशनैलिटी को अगर हम बेसिक बात करें तो मैक्स वेबर कहते हैं कि रैशनैलिटी जो है वो बस काम को सही तरीके से करने का एक तरीका है। जैसे एक तरफ हम मीन्स लिखें और एक तरफ हम वैल्यू लिखें, यानी मूल्य और साधन। तो जो साधन में मूल्य है या फिर मूल्य में साधन है, इनको सही तरीके से सामंजस्य स्थापित करके चलना, इन सही चीजों को एक बेहतर तरीके से बनाना ही रैशनैलिटी कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद मैक्स वेबर 4 तरीके की रैशनैलिटी बताते हैं, 4 टाइप्स ऑफ रैशनैलिटी, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट 4 टाइप्स ऑफ रैशनैलिटी। कौन कौन सी? पहली बताते हैं प्रैक्टिकल रैशनैलिटी। इसको इंग्लिश में ही सभी लोग नोट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रैक्टिकल रैशनैलिटी। दूसरा है थ्योरेटिकल रैशनैलिटी। तीसरा है फॉर्मल रैशनैलिटी, सॉरी सब्सटैंटिव रैशनैलिटी। सब्सटैंटिव रैशनैलिटी। और चौथा है फॉर्मल रैशनैलिटी। ये नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें से मैक्स वेबर का जो फोकस है, इसमें से मैक्स वेबर जिस रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं वो है फॉर्मल रैशनैलिटी, जिस पर मैक्स वेबर ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि हमें समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना है, मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्र को वो भी एक विज्ञान बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैक्स वेबर फोकस करते हैं फॉर्मल रैशनैलिटी पर। और फॉर्मल रैशनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, फॉर्मल रैशनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स वेबर जो है किस तरीके से रैशनैलिटी को बता रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकल रैशनैलिटी। प्रैक्टिकल रैशनैलिटी का मतलब यह है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सारी चीजों को मतलब हम मतलब सिर्फ हम सैद्धांतिक बात नहीं करेंगे, हम उनको रिजेक्ट करेंगे और प्रैक्टिकल स्तर पर यानी प्रायोगिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम प्रैक्टिकल रैशनैलिटी कहते हैं। दूसरी चीज है, या हम ये कहें जितनी भी चीजें इम्प्रैक्टिकल हैं, जिनका प्रयोग करना संभव नहीं है, जिन चीजों पर हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो मैक्स वेबर कहते हैं जब जिस पर प्रयोग ही नहीं कर सकते उसका समाजशास्त्र में रख के क्या चार डालेंगे, क्या करेंगे समाजशास्त्र में, तो इसलिए उसको बाहर निकालो। तो प्रैक्टिकल रैशनैलिटी का सबसे पहला मतलब है कि जितनी भी इम्प्रैक्टिकल चीजें, भाई रैशनैलिटी का तो मतलब आप समझते हैं ना, तार्किक होना, कि थोड़ा तार्किक बनो भाई, क्या कर रहे हो, थोड़ा तार्किकता से बात करो, थोड़ा तार्किक बनो। कई बार आपने सुना होगा ना, थोड़ी रैशनैलिटी लाओ अपने अंदर। तो जो रैशनैलिटी है उसका मतलब ही यही है कि थोड़ी तार्किक बातें या फिर थोड़ी तार्किकता। तो जो प्रैक्टिकल रैशनैलिटी है वो ये कहती है कि जितनी भी तरीके की इम्प्रैक्टिकल रैशनैलिटी या फिर अप्रायोगिक तार्किकता है, इसको प्रायोगिक तार्किकता कह सकते हैं आप लोग, तो जितनी भी अप्रायोगिक तार्किकता है उन सभी को हम रिजेक्ट करेंगे, उनको नहीं मानेंगे हम, तो उसे हम प्रैक्टिकल रैशनैलिटी कहते हैं। यानी हम अपने काम करने के तरीकों को लेकर भी जागरूक हों, अपने काम करने के तरीकों को लेकर भी हम जो है तार्किक रहें। दूसरी चीज जो मैक्स वेबर बता रहे हैं, दूसरी रैशनैलिटी, जिसको कि वो कह रहे हैं थ्योरेटिकल रैशनैलिटी, यानी जो थ्योरी से निकल करके आ रही है वो थ्योरेटिकल रैशनैलिटी है। तीसरी चीज जो मैक्स वेबर बता रहे हैं सब्सटैंटिव रैशनैलिटी। सब्सटैंटिव रैशनैलिटी यानी जो वैल्यूज के साथ है, फिर वही सब्सटैंटिव वाली वैल्यू फ्री की बात आ गई, जो वैल्यूज के साथ है वो सब सब्सटैंटिव रैशनैलिटी। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि फॉर्मल रैशनैलिटी। फॉर्मल रैशनैलिटी यानी औपचारिक तार्किकता, है ना। औपचारिक तार्किकता का मतलब है यहाँ पर कि जो कि हमें समाजशास्त्र की स्टडी करते समय, सोशियोलॉजी को पढ़ते समय, सोशियोलॉजी को पढ़ाते समय ध्यान में रखनी है कि हमारी फॉर्मल रैशनैलिटी क्या है। फॉर्मल रैशनैलिटी के मैक्स वेबर 6 लक्षण बताते हैं। मैक्स वेबर इस चीज के 6 लक्षण बताते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला लक्षण जो मैक्स वेबर इसका बताते हैं वो बताते हैं कि हम विश्वास करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स में, क्वांटिटेटिव में यानी गणनात्मक तरीकों में या गणना के तरीकों में या मात्रात्मक तरीकों में, जो भी आप लिखना चाहें। क्वांटिटेटिव
तरीके में ये विश्वास रखते हैं, किसमें, फॉर्मल रैशनैलिटी में। दूसरी चीज है आपकी जिसमें मैक्स वेबर फॉर्मल रैशनैलिटी की विशेषता बताते हैं, एफिशिएंसी, यानी कि कार्यक्षमता। कार्य करने की जो क्षमता है वो भी बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यानी कार्यक्षमता महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज है जो इसमें मैक्स वेबर बताते हैं, जिसको कि वो कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि भविष्यवाणी करने की शक्ति। प्रिडिक्टेबिलिटी यानी भविष्यवाणी करने की शक्ति, जिसको कि मैक्स वेबर प्रिडिक्टेबिलिटी कह रहे हैं। चौथी चीज है रिप्लेस ह्यूमन टेक्नोलॉजी। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां से निकलने वाली है, रिप्लेस ह्यूमन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी क्या करेगी, मनुष्यों को रिप्लेस कर देगी, या तकनीक के द्वारा मनुष्य हटा दिए जाएंगे। एक दुकान पर मजदूर होते थे जो कि बोरियां ऊपर से उतार करके नीचे लाते थे। अब क्या हुआ, उस दुकान में बोरियों की जरूरत ही नहीं है, या उस गोडाउन में जहां पर बोरियां स्टॉक की जाती हैं वहां पर मजदूरों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे तो एक्सलेटर लग चुका है, वो क्या, एस्केलेटर लग चुका है, सॉरी, एस्केलेटर लग चुका है, और वो अब तो बोरी उसी पर रख देते हैं और जल्दी जल्दी पहुंच जाता है, वो तो लाइट से चल रहा है। मजदूर भैया काम नहीं करते थे सही से, इसीलिए अब हमने मजदूरों को हटा करके एक बार पैसा फंसा के ये ले लिया है। अच्छा, तो जिससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। तो फॉर्मल रैशनल, लेकिन काम कैसा हुआ, तेज होने लगा पहले से। तो इसीलिए मैक्स वेबर कह रहे हैं कि हमें रैशनल बनना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मल रैशनैलिटी मानेंगे। तो चौथी बात जो मैक्स वेबर बता रहे हो, कह रहे हैं रिप्लेस ह्यूमन टेक्नोलॉजी। पांचवा पॉइंट जो इसी का है वो है कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण। जो फालतू की चीजें हैं जो कि आपके काम को खराब कर सकती हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल। जो छठी और लास्ट पॉइंट है इसका, छठा पॉइंट है इसका, इर्रेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। इर्रेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, कंट्रोल इर्रेशनल कॉन्शियसनेस, सॉरी कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो या फिर इसको आप ऐसे समझिए, कंट्रोल इर्रेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो अतार्किक परिणाम आने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी किसी क्रिया से या किसी काम से कोई अतार्किक परिणाम निकल सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तुरंत अपने काम को उस हिसाब से सुधारना पड़ेगा जिससे कि उस काम का बढ़िया फल मिले, ना कि खराब। आपका काम खराब हो ऐसा मैक्स वेबर कभी नहीं चाहते। मैक्स वेबर इसीलिए जितनी भी तार्किकता चीजें बता रहे हैं वो कह रहे हैं इसमें इन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्वांटिटेटिव हो, एफिशिएंट हो, यानी आपका समय बचाए, प्रिडिक्टेबिलिटी हो, ह्यूमन टेक्नोलॉजी को भी रिप्लेस करे, और इरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके अनिच्छित परिणाम हैं उनकी भी जो है ये उनके लिए भी समाधान निकाले। तो ये बात हो गई हमारी रैशनैलिटी की। अब मैक्स वेबर कहते हैं कि रैशनैलिटी धीरे धीरे अलग अलग चीजों में, समाज के अलग अलग हिस्सों में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो हर एक चीज में हमें क्या हो रहा है कि हमें बहुत ही तार्किकता दिख रही है। जैसे कि हमने देखा कि भाई मंदिर में बहुत लंबी लाइन है तो 500 रुपए में वीआईपी दर्शन कर लिए हमने, तो जिससे क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी, हमारी कार्यक्षमता बढ़ी। यानी हम क्या कर रहे हैं, या जैसे आपने देखा कि कोविड के दौर पे अब भाई कौन सैनिटाइजर देगा, तो मशीन आ गई, वो सैनिटाइजर के नीचे आप हाथ लगाइए और सैनिटाइजर खुद ब खुद आ जाएगा। आपको कुछ करना भी, हिलना डुलना भी नहीं पड़ा, बस आपने हाथ लगाया और सैनिटाइजर आ गया। आपको 1% की भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया जा रहा है। अभी वो बीच में एक दिन पेपर में पढ़ रहे थे कि एक ऐसा होटल बनेगा जहां रोबोट्स खाना सर्व करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे रैशनैलिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य काम करेंगे वो थोड़ा भाई बहानेबाजी भी करेंगे, काम भी कम करेंगे, और हो सकता है रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा ना दे। तो इसीलिए यहाँ पर ये तीनों बातें आ जाती हैं कि ये जितनी भी रैशनैलिटी है, या जिस भी रैशनैलिटी के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, वो सभी में फॉर्मल रैशनैलिटी को लेकर के मैक्स वेबर सबसे ज्यादा जो है चिंतित है। लेकिन होता क्या है, मैक्स वेबर ये तो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आगे मैक्स वेबर अपनी ही रचनाओं में या फिर अपनी ही बात में
एक नई तरह की चीज बताते हैं जिसको कि वो कहते हैं आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी, जिसको भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। यानी ये रैशनैलिटी ही आगे चल करके एक खतरा बन जाएगी मनुष्य के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें, जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी, उतनी ही ज्यादा नुकसान उठाने के लिए भी हमें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। यहां तक ये एक टॉपिक आपका रैशनैलिटी वाला खत्म हो गया। ये बात समझ में आई पूरी यहां तक? इसमें कोनो दिक्कत है? यस सर। नो सर। किसी को कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन? एक बार देख लो सारी चीजें रैशनैलिटी में, अगर आप नोट कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो मतलब कोई बात ही नहीं। अगर आप सुन रहे हैं या बाद में नोट करें, जैसा भी मतलब आप जो भी जिस तरीके से आप कर रहे हैं भगवान जाने, लेकिन समझ में आ गया। एक बार ये मोटा मोटा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, समझ में आ गया मेरी समस्या। चलिए, एक टॉपिक आपका है, उसको भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैक्स वेबर की एक बुक आई जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। याद आ रहा है? यस सर। सर प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद का सार और प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियां। क्योंकि मैक्स वेबर, मैंने आपको बताया कि मैक्स वेबर ने बहुत ही बड़े स्तर पर जाकर के, एक मैक्रो लेवल थियरी पर जाकर के, वेबर ने 6 धर्मों का अध्ययन किया। कुल 6 धर्मों का अध्ययन किया मैक्स वेबर ने। किसी किसी किताब में ये 5 लिखा है, किसी किसी किताब में ये 6 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 6 धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें कि हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियनिटी, है ना, और आपका ये ज्यूस वाला, और आपके ये चाइनीज, जो चीनीज, जो ये कन्फ्यूशियस, कई सारे रिलीजन इसमें इन्होंने स्टडी करे। मैक्स वेबर कहते हैं कि मेरा एक सवाल है, यानी मैक्स वेबर का, मैक्स वेबर कहते हैं कि भाई मेरा एक सवाल है कि जो कैपिटलिज्म आया वो सबसे पहले वेस्ट में क्यों आया, या फिर सबसे पहले कि ब्रिटिशर्स के पास या फिर अमेरिकन कंट्रीज में ही क्यों आया, इंडिया में क्यों ना आया? इंडिया में क्या ऐसा बिगाड़ा था उसका कैपिटलिज्म का? इंडिया में भी आ सकता था, लेकिन क्या कारण रहा कि कैपिटलिज्म इंडिया में नहीं आया? इसके लिए मैक्स वेबर रिलीजन को जिम्मेदार मानते हैं, और यहीं से शुरू होती है मैक्स वेबर की थियरी ऑफ रिलीजन। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो धर्म है वो कुछ ऐसी चीजें करता है जो कि आपके लिए और आपके देश की प्रगति के लिए, आपकी प्रगति के लिए जिम्मेदार होती है। हालांकि हमने ये चीज पढ़ी भी थी, शुरू में हमने पढ़ा था कि भाई जो धर्म था एक समय पर बहुत अति कर रहा था, फ्रांस की क्रांति हुई, पुनर्जागरण हुआ और धीरे धीरे लोगों की आंखें खुली, है ना। तो यानी कि जो मैक्स वेबर की थियरी है, मैक्स वेबर ने जब 6 धर्मों का अध्ययन किया तो मैक्स वेबर को क्या पता चला? मैक्स वेबर को पता चला कि भैया प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है, यानी जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स यानी जो प्रोटेस्टेंट धर्म का सार है, उसमें कोई तो ऐसी बात है जिसने कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। यानी पूंजीवाद के लिए जैसी जमीन चाहिए, अमीर बनने के लिए जो काम करना चाहिए, वो काम प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों ने किया, और इसी वजह से वो प्रोटेस्टेंट वहां पर पहले आया, वरना तो इंडिया में भी आ सकता था। अच्छा जी, मैक्स वेबर ने कुछ पॉइंट्स बताए। मैक्स वेबर ने जैसे कहा कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है या प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है, प्रोटेस्टेंट क्या है पहले तो मोटा मोटा इसको समझ लो। एक रिलीजन था जिसको हम कैथोलिक कहते थे, जो कि ईसाई रिलीजन, जिसको क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत आता था। कैथोलिक रिलीजन से जब लोग परेशान हुए तो कैथोलिक रिलीजन वालों ने कैथोलिक रिलीजन का प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और प्रोटेस्ट किया, और कैथोलिक की जितनी बुराइयां थी वो सब हटा करके अपने कुछ पॉइंट्स इन्होंने रखे कि हमें ये इन पॉइंट्स से आजादी चाहिए। तो जब ये बात रखी गई तो कैथोलिक धर्म का प्रोटेस्ट हुआ, और वो प्रोटेस्ट इतने बड़े स्तर पर हुआ कि वो कैथोलिक धर्म से एक शाखा कट करके जितने भी लोग प्रोटेस्ट इसका कैथोलिक का विरोध कर रहे थे, उन सभी लोगों ने एक नया रिलीजन बनाया जिसका नाम रखा गया प्रोटेस्टेंट। यानी कि प्रोटेस्ट करने की वजह से निकला था, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रोटेस्टेंट। मुखालफत की वजह से निकला था, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रोटेस्टेंट धर्म। तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म था
उसकी कुछ बातें ऐसी थी जो कि बड़ी अच्छी थी, जैसे कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, यानी आपको पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, वर्क इज वर्शिप पे ध्यान रखिए। या टाइम इज मनी, समय ही पैसा, समय बर्बाद मत करो। दूसरी बात, Honesty is the best policy. हाँ क्या हुआ? तो ये भी तो हो सकता है ना, honesty is the best policy. हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह की तमाम तो मैं सारी चीजें जो कि इसमें आती हैं क्या प्रोटेस्टेंट के एथिक्स में। यानी इन्होंने इस बारे में बात करी कि भैया हम जितनी भी इन चीजों की बात करेंगे, है ना, वो ऐसी होंगी जो कि पूंजीवाद को बढ़ावा दें। अब अगर किसी को अपना खून बढ़ाना है तो अनार खाए, चुकंदर खाए, तो खून बढ़ेगा ना। कि कुछ कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी खाएगा तो खून बढ़ेगा, ये चीजें खाएगा तो जल्दी खून बढ़ेगा। तो उसी तरीके से पूंजीवाद को लाने के लिए या फिर कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए जो आवश्यक दशाएं चाहिए थी, जो आवश्यक चीजें चाहिए थी, वो प्रोटेस्टेंट धर्म ने प्रोवाइड करी। कैथोलिक रिलीजन क्या कर रहा था? कैथोलिक रिलीजन कहता था कि भैया देखो, संतोषम परम सुखम, ज्यादा पैसे के पीछे ना भागो, जितना गॉड ने दिया है वो उतना करो, और गॉड देगा तब खाएंगे। तो अब जब गॉड के भरो, अच्छा मैक्स वेबर ने एक चीज और बताई। मैक्स वेबर ने कहा कि इंडिया में कैपिटलिज्म क्यों नहीं आया? तो वो कहते हैं इंडिया में कैपिटलिज्म तो सर इसलिए नहीं आया कि इंडिया के लोग तो बहुत भाग्यवादी हैं। भाग्यवादी क्या है? भाग्यवादी ऐसे हैं कि उन्होंने कहा किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो हमारे काम करने से थोड़ा ना मिलेगा भैया, किस्मत में होगा तो खुद ही मिलेगा। और उन्होंने मेहनत ही नहीं करी, जिस वजह से जब मेहनत नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। यानी इंडिया के लोग भाग्यवादी हैं। दूसरी बात, इंडिया के लोग हिंदी बोलते हैं। या उनसे पूछा गया चाइना में क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा चाइना के लोग चाइनीज बोलते हैं, और चाइनीज सिर्फ एक छोटे से भाग में बोली जाती है भाषा है, जिससे कि जब वो बाहर व्यापार करने जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए ये एक कारण है। या चाइनीज के परिवार बहुत बड़े बड़े होते हैं। हिंदुस्तानी लोग भाग्यवादी होते हैं। जब जो मैक्स वेबर की बुक आपने पढ़ी थी, रिलीजन ऑफ इंडिया एंड रिलीजन ऑफ चाइना, ध्यान रखिएगा, दो किताबें हैं ये, रिलीजन ऑफ इंडिया एंड रिलीजन ऑफ चाइना। अच्छा जी, तो इन्होंने कहा कि जो धर्म है हमारा वो हमें ही ऐसी चीजें बताता है, या धर्म ने ही हमें ये चीजें बताई कि भैया कि जिसके लिए जो उपजाऊ भूमि चाहिए थी, या वेस्ट में अगर वो आया तो क्यों आया, क्योंकि वेस्ट इन सब चीजों पे फोकस कर रहा था। अब अगर एक व्यक्ति जो कि 5 टाइम नमाज अदा करने जाएगा, ऐसा भी ये मानते हैं, मैं नहीं मानता, है ना, जो ये 5 टाइम नमाज पढ़ने जाएगा तो इसका थोड़ा समय तो नमाज पढ़ने में चला जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, हमारे धर्म में तो ब्याज का पैसा लेना भी हराम है। हिंदू वाले तो कह रहे हैं नहीं नहीं, संतोषम परम सुखम, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बस उतना उन्हें कितना चाहिए जिसमें मेरा घर चल जाए, ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो जब ज्यादा पैसा नहीं चाहिए तो भैया आगे कहाँ से बढ़ोगे? तो सबसे बड़ी चीज तो है भूख। अच्छा, प्रोटेस्टेंट रिलीजन वालों के पास भूख बहुत थी। प्रोटेस्टेंट धर्म के वाले क्या कहते थे कि जीवन एक बार मिलना है भैया, जीवन एक बार मिलना है, जितना कमाना है, जितना खाना है, जितना मजे करने करो, ड्रिंक करनी है ड्रिंक करो, छुट्टी करनी है छुट्टी करो, शराब पीनी है शराब पियो, जो करना है करो, लेकिन पैसा कमाओ। पैसा कमाओगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए प्रोटेस्टेंट लोगों ने बड़ा मेहनत किया और पैसे कमाने शुरू किए। और जब पैसे कमाने शुरू किए तो जाहिर सी बात है कैपिटलिज्म तो उन्हीं के यहाँ आएगा, हमारे यहाँ थोड़ी आएगा, जो बैठे हैं कि अब मेरा कुटुंब चल जाए, मेरा घर चल जाए बस, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतोषम परम सुखम की अवधारणा में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैक्स वेबर कहते हैं ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से भारत देश में, चीन में और अन्य देशों में पूंजीवाद नहीं आया, जबकि पश्चिम देशों में पूंजीवाद आया। ये एक मोटे मोटी बात समझ में आई? हाँ जी, जी सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है? सर एक क्वेश्चन, जी बताएं। मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा से नहीं से समझना है, क्योंकि भारत में इस वजह से ये कैपिटलिज्म नहीं आया, क्योंकि किस वजह से, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस वजह से यहाँ पे नहीं आ पाया। अभी तो बताएं किस वजह अगर से नहीं आ पाया। नहीं, मतलब वो चीज मेरे mind में भी नहीं आया। अच्छा हम बताते हैं। वो कह रहे मतलब हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी, या फिर प्रोटेस्टेंट धर्म जिसे हम कह रहे हैं,
उसको या ये हम जैसे कैपिटलिज्म, अब अच्छा कैपिटलिज्म कैसे आएगा? कैपिटलिज्म तो कहता है मुनाफा कमाओ, कैपिटलिज्म तो कहता है कि पैसा कमाओ, और तुम कह रहे हो कि नहीं भाई यस। हम तो पैसा नहीं कमाएंगे, हम तो बस खाना खर्चा चल जाए हमारा, हमें तो बस इतना है भगवान देना, और ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। तो जब ज़्यादा तुमको नहीं चाहिए तो तुम पैसा जो है कैसे कमा पाओगे? और जब पैसा नहीं कमा पाओगे तो पूंजीवाद कहाँ से आ पाएगा? ये एक बेसिक बात है। देखो लिखा भी हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि वेबर ने विश्व के धर्मों की चर्चा की क्योंकि वे ये जानना चाहते थे कि पश्चिम में ही पूंजीवाद का उदय क्यों हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियां ही कुछ ऐसी हैं जिन्होंने पूंजीवाद के उद्भव के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। प्रोटेस्टेंट धर्म जो कि जॉन कैल्विन के द्वारा प्रचारित किया गया था, बच्चों ध्यान रखेंगे कि प्रोटेस्टेंट को हम कैल्विनिज्म भी कहते हैं। कहीं कहीं पर अगर कैल्विनवाद लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना कि अरे सर ये कहाँ से आ गया, हमारा तो बीपी बढ़ गया, हाथ पैर फूल गए, ऐसा नहीं है। प्रोटेस्टेंट रिलीजन को कैल्विनिज्म भी कहा जाता है कई बार, है ना। अब देखो लिखा हुआ है कैल्विनवाद में संत उसे कहा जाया जो कि परिश्रम से अपना काम कर रहे थे। अच्छा जी, अब आप बात समझिएगा मेरी, यानी कि बात ये हुई कि अभी तक तो हम ये कहते हैं कि जो बड़ा पूजा पाठ करे वो संत है, लेकिन काल्विनवाद क्या कह रहा है? काल्विनवाद क्या कह रहा है? नहीं, अच्छा व्यक्ति और सच्चा व्यक्ति वही है जो अपना काम ईमानदारी से करता है या अपना काम परिश्रम से करता है। अब जब ये कह दिया गया तो हर व्यक्ति संत बनना चाहेगा। अब काम छोड़ के संत बनने से अच्छा है काम करके संत बनो। यानी कि और यही प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वे लाभ कमाने और व्यापार कमाने को अपनी नीति समझने लगे। अब जाहिर सी बात है, अभी तक जो व्यक्ति लाभ कमाने से डर रहा था, क्यों? क्योंकि भाई उसको चर्च ने मना कर रखा है, उसको टैक्स देना पड़ रहा है, वो राजा से डरता है, वो अपने भाग्य के भरोसे बैठा है। लेकिन जब ये सारी चीजें खत्म हो गई तो धीरे धीरे उसने भी पैसा कमाना शुरू किया ना भाई, वो भी तो चाहेगा कि हम पैसा कमाएं। तो जब उसने पैसा कमाना शुरू किया तो धीरे धीरे वहां से भी पूंजीवाद का विकास हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर, आई। चलिए ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखिए लिखा हुआ है कि चीन में पूंजीवाद का इसलिए विकास नहीं हुआ क्योंकि वहां नातेदारी के बंधन बहुत थे। अब चाइना के जो फैमिलीज होती थी ना भैया, वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, और इसीलिए अब जब बड़ी फैमिली है, अब पता चला मान लो मनोज जी प्लॉटिंग का काम करते हैं। अब हमने कहा यार मनोज जी जो है एक प्लॉट चाहिए हमको, तो उन्होंने कहा सर मिल जाएगा। अब वो प्लॉट इनको 18 लाख का पड़ रहा है। अब अगर इन्हें तो चाहिए कि उसको 20 लाख 25 लाख तक का बेचें, लेकिन ये कह रहे नहीं अब सर हैं इनसे क्या पैसे कमाएं, चलो ठीक है सर जितने का लिया उतने का आप दे दीजिएगा। अच्छा, दूसरा कोई व्यक्ति आया जो इनका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है। एक भाई ये तो एक बहुत ही जटिल बात है कि जब आप कुछ नया शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपनों से ही शुरुआत करेंगे। तो इसका मतलब आप अगर कमाएंगे नहीं तो फिर आप तरक्की कैसे करेंगे? तो चाइना में यही चीज होती थी। चाइना में क्या हुआ, जब परिवार के बंधन इतने बड़े बड़े परिवार हैं तो कह रहे हैं अच्छा इनसे क्या मुनाफा ले, इनसे क्या मुनाफा ले, और जब मुनाफा ही नहीं लोगे तो जो है वो बिजनेस कहाँ से आगे चलेगा? दूसरी बात क्या है, चीन की जो राज्य व्यवस्था, यानी जो वो चलता था, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे, राजतंत्र चलता था, समझो इतनी बात। जो राज्य व्यवस्था थी वो भी थोड़ी बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चलती थी। चीन की भाषा भी पूंजीवाद के विकास में बाधक थी, क्योंकि ये लोग लिटरेचर पे बल देते थे, और वेबर कह रहे हैं कि ये धर्म के लोग हैं, आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहे। भाई जो लोग धर्म को पकड़े हुए हैं वो आगे कहाँ से बढ़ेंगे? फिर अगली बात, वेबर ने द रिलीजन ऑफ इंडिया नामक निबंध में हिंदू और जैन धर्म की भूमिका का विश्लेषण किया, छोड़ा किसी को भी नहीं, और कह रहे हैं कि भारत में जाति व्यवस्था तो पहली बात बाधक है। अब ब्राह्मण आदमी कह रहा है, शुरू से पढ़ाया गया कि ब्राह्मण आदमी गरीब होता है। अरे भाई काहे को गरीब है ब्राह्मण आदमी? वो कह रहे हैं कि जो है, और क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि भाई ब्राह्मण काम नहीं करेगा, यानी ब्राह्मण हल नहीं छुएगा। जब हल नहीं छुओगे, काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से लाओगे? तो एक तो बात ये हो गई। तो वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण जो जाति व्यवस्था है वो बड़ी बाधक है। व्यापार कौन करेगा? वैश्य। भले ही ब्राह्मण का बेटा व्यापार करने में बुद्धि बहुत है, लेकिन वो उसको व्यापार नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। वैश्य का बेटा कितना भी पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको पढ़ने नहीं देंगे क्योंकि तुम वैश्य हो। इसका प्रमुख कारण मैक्स वेबर कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था है, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिलीजन यहाँ नहीं आया। अनटचेबिलिटी है। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम इनको सामान नहीं देंगे। अब अगर एक दुकानदार ने दुकान खोली है तो उसको सबको सामान देना चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम नीची जातियों वालों से बात नहीं करते और हम उनको सामान नहीं देंगे। तो ये दिक्कत है, यानी पुनर्जन्म एक दिक्कत है।
जाति व्यवस्था एक दिक्कत है, और इसीलिए वेबर कह रहे हैं कि भारत में आध्यात्मिकता पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, जिसके कारण ये चीजें नहीं बहुत लंबे समय तक आगे सक्सेस नहीं हो पाई हैं। बात समझ में आई काजोल पूरी? यस सर, आई। अच्छा, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। आवाज आई? हाँ आ रही है बेटा। सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये एक पेज है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन ये पेज मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बता तो दी ही हैं, लेकिन इसमें जैसे ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि है वेबर ने शक्ति की जीरो सम सर कॉन्सेप्ट। स्क्रीन स्क्रीन सर स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या आपको? अब हुई है, अब हुई है। जीरो। अब देखिए अच्छा सर। ठीक है, ये जो एक लाइन है ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है, ठीक है, या ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये एक स्टेटमेंट है और इसको आपको रटना ही पड़ेगा। तो ये नोट्स मैं अभी आपको भेजूंगा, ये आज मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ जिसमें कि अभी तक का सारा कुछ दिया हुआ है। अब अगला नोट्स मैं 1 महीने बाद भेजूंगा, तो इसको तब तक आप रटेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसी क्रम में चलती रहेंगी चीजें, हम नया भेजते रहेंगे, आप पुराना पढ़ते रहिए। अब इसको चाहे आप प्रिंट आउट निकलवाइए, इसको चाहे आप 1 सेकेंड रुकिएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप इन्हें रटेंगे। क्या है मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू न्यूट्रलिटी वाला तो मैंने आपको बताया कि मैक्स वेबर वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की बात करते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया। जीरो सम कांस्टेंट ये आप बस याद रखिएगा, किसी दिन एक शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर देंगे इसको। पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन बस आप याद रखिएगा कि पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन ये रट लीजिए। पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन किसका है? जो है, अच्छा क्या है थोड़ा सा समझ लो वरना हो सकता है भूल जाओ। पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन का मतलब है, वो कह रहे हैं कि जब नौकरशाही आ जाएगी, जब जो है ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, तो राजनीति का बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि तब सारा काम तो ब्यूरोक्रेसी से चलेगा, तब सारा काम तो नौकरशाही से चलेगा, तो राजनीति का जो पारंपरिक स्वरूप है वो खत्म होने लगेगा, और जैसे जैसे राजनीति का पारंपरिक स्वरूप खत्म होगा तो नौकरशाही आगे बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा है आपका पैट्रिमोनियलिज्म। पैट्रिमोनियलिज्म क्या होता है? पैट्रिमोनियलिज्म का मतलब होता है बच्चों, इसको कैसे बताएं। पैट्रिमोनियलिज्म जो परंपरावाद है या जो ट्रेडिशनलिज्म है उसी का बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है। जो आपकी ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहें या फिर हम जैसे राजतंत्र कहें, तो राजतंत्र को एकदम ट्रेडिशनल तरीके से जिसे वो बताते हैं, वो हमारा पैट्रिमोनियलिज्म है, ठीक है। तो पैट्रिमोनियलिज्म का सिंपल सा मतलब यही है कि वो किस तरीके से देखते हैं, जो लीडर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, या जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनलिज्म है उसको वो पैट्रिमोनियलिज्म कह दे रहे हैं। दूसरी बात मैंने एक स्टेटस वाला चीज आपको बताई, जिसमें कि क्लास स्टेटस, ये लाइफ चांसेस लाइफस्टाइल वाला बताया ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। स्तरीकरण में उन्होंने 3 चीजें बताई, क्लास, स्टेटस और पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम कहते हैं मैक्स वेबर का त्रिस्तरीय वर्गीकरण। मैक्स वेबर का ये देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, इसको जब आप पूरा रीडिंग करेंगे एक बार तो आपको मजा आएगी इसको। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें हो सकता है कहीं पर कुछ गलतियां हो, ठीक है, तो इसके लिए मुझे दोषी मत बनाइएगा। हालांकि टाइपिंग मिस्टेक है, गलती नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो हो सकता है संभवतः कुछ गलतियां हो गई होंगी मात्रा वात्रा की, तो थोड़ा सा प्लीज कॉर्पोरेट करिएगा, है ना। तो सर ये आप लिखे हैं? हाँ मैं ही लिखा हूँ, मतलब ये, ठीक है। तो ये जितने भी नोट्स हैं ये हैंड रिटन है। हैंड रिटन मतलब मैंने खुद टाइप किए हैं बैठ के, तो अपने पास रखिएगा। प्रयास ये करेंगे कि बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप पैसे से खरीद रहे हैं वो चीज़ दूसरा भी पैसे से खरीदे तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो अपने इसको, लेकिन हाँ इसको रीडिंग करेंगे, इसको रट डालेंगे, कोशिश करिएगा इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा आगे पीछे। 57 पन्ने हैं और ये लगभग इसके आधे में निकल आएगा आराम से, तो आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। अच्छा, लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी को लेट तो नहीं हो रहा है? एक टॉपिक छोटा सा खत्म कर दें और नो सर। नो सर, नो सर, नो सर। वो सर ठीक। तो मैक्स वेबर यहाँ पर बात कर रहे हैं द सिटी। मैक्स वेबर की एक पुस्तक आई जिसका नाम था द सिटी,
यानी शहर, बहुत छोटा सा काम किया है मैक्स वेबर ने, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। यानी शहरों की उदय के बारे में, शहर इमर्ज कैसे हुए। कि इस पूरी किताब में मैक्स वेबर ने शहरों की थोड़ी हिस्ट्री बताई कि शहर कहाँ से आए और शहर जो है कैसे आए। इसमें मैक्स वेबर शहरों की 4 विशेषताएं बताते हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है। पहला तो वो कहते हैं क्लोज्ड सेटलमेंट। क्लोज्ड सेटलमेंट यानी कि बंद व्यवस्था या फिर बंद व्यवस्थित तरीके से शहरों का वो नियोजन, नगर नियोजन जिसको हम कहते हैं। अब अगर जो शहर बसाए जाते हैं वो ऐसे 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 तो नहीं बसाए जाएंगे यहाँ पे वो कैसे बसाए जाएंगे, बहुत घने घने, बहुत ही डेंसिटी के साथ, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं ना। तो जो डेंसिटी है वो डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। वो डेंसिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि उस अगर डेंसिटी नहीं होगी तो वो शहर नहीं बनेगा। अगर हम किसी चीज को शहर कह रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उसका डेंस होना, ठीक है। दूसरी चीज ये है रिलेटिवली लार्ज, यानी सापेक्षिक रूप से बड़ी होती है। जो शहर होते हैं वो गांव से सापेक्षिक रूप से बड़े होते हैं। तीसरी चीज है मार्केट प्लेस, यानी बाजार व्यवस्था। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि किस चिंतक ने बाजार का प्रयोग वर्गों के संदर्भ में किया है, तो उसका आंसर मैक्स वेबर है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि शहरों में जो लोग हैं वो मार्केट प्लेस भी उनके आय का एक साधन है। बहुत सारी चीजें जब आप इसको पढ़ेंगे पीडीएफ को तब क्लियर होगा। मैंने तो आपको थियरी बताई है, इसको एक बार रीड करेंगे तब और चीजें क्लियर होंगी। और चौथी चीज है पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था उनकी होती है। वो मतलब किसी कृषि वृषि पे आधारित नहीं होते हैं, वो या तो काम करते हैं या फिर राजनीति करते हैं या फिर जो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक बात थी मैक्स वेबर की। कुछ एक दो स्टेटमेंट है वो हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे, छोटे छोटे स्टेटमेंट है, उनके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो हम लोग कभी भी एज अ क्वेश्चंस लगाते समय या और प्रयास ये करेंगे। ये तो पीडीएफ हम आपको देंगे ही, अपने कॉपी पर भी एक जगह ये जो क्लास वाला, क्योंकि कई हो सकता है बहुत सारी चीज़ें टाइप करना हम भूल गए हो इसमें और आपको हमने ऐसे क्लास में ध्यान आ गई हो, कोई किताब ध्यान आ गई, तो ये एक काम जरूर करेंगे। और हाँ, जब इसको निकालेंगे तो उसको वहीं पे लगा लेंगे कॉपी में, तो आपके नोट्स अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे और कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए, और अदरवाइज फिर हम क्लास एंड करते हैं। आज सब लोग आए, काफ़ी अच्छा लग रहा है।